गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10th क्लास के लिए हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। लेकिन इसके पहले मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग अपना सारा काम कंप्लीट कर ली होगी, क्योंकि मैंने समय दिया था आपको काम कंप्लीट करने के लिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, आज हम लोग आगे देखेंगे कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जैसा कि नाम से है तत्वों का, तत्व क्या है ये सबको मालूम है। सबसे पहले जानकारी किसकी लेंगे? तत्व। तत्व क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनके सभी परमाणु या अणु एक समान होते हैं तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिंक, एल्यूमिनियम, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि। ठीक है, तो ये तत्व की परिभाषा, इनके बहुत जो प्रकृति में मिल रहे हैं इन तत्वों की संख्या मिलती गई लगातार मिलती गई। तो पहले कम थे तो लोग अध्ययन कर लेते थे आसानी से। धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी संख्या बढ़ती चली गई। इस समय में वर्तमान 118 तत्व मिल गए हैं। कितने मिले हैं तत्व? 118। ठीक है, अब जब पढ़ना होता है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी होती है, तो 118 तत्व के बारे में अध्ययन करना होगा, एक एक का अध्ययन करना होगा। तो 118 तत्व का अध्ययन करने में काफ़ी लंबा समय लगा। ठीक है, तो इस समय के लिए इतना लंबा समय कैसे अध्ययन किया जाएगा और इसका किस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके लिए कि अध्ययन करने में सुविधा। तो वर्गीकरण की प्रक्रिया की गई, आवर्ती वर्गीकरण की प्रक्रिया की गई। इसमें जो तत्व जैसे पहले मिला उसके आधार पर उसको रखते गए। तो तत्वों के विशेष गुण होते हैं, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। इन विशेष गुणों के आधार पर ही इसका वर्गीकरण शुरू हुआ। तो अब परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या है, थोड़ा सा हम एक छोटी सी जानकारी इसमें दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोग 9th क्लास में पढ़ी हो। किसी तत्व के परमाणु, ये पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है। 3 चीज़ें उसमें जानना जरूरी होता है। एक तो तत्व के बारे में, दूसरा तत्व के परमाणु भार के बारे में, और तीसरा परमाणु क्रमांक। ठीक है, और चौथा है सेल स्ट्रक्चर। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। हिंदी में अगर लिखें तो तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो होंगी ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर ये परमाणु व्यवस्था, ये तत्वों की व्यवस्था की गई है, आवर्ती वर्गीकरण है। ठीक है, तो इसमें तत्व के बारे में सबको मालूम हो गया। वर्तमान समय में ज्ञात तत्व कितने हैं? 118। पिछले क्लास में तुम लोग पढ़ी थी परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में हम देखेंगे कि बीच में केंद्रक होता है, नाभिक जिसको कहते हैं, और इसके चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। केंद्रक में या नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर जो घूमने वाले होते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये परमाणु भार के लिए इतना बता रहे हैं। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। ठीक है, जितनी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। तत्व के एक परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। तो अब ये सोचो कि 118 तत्व हमको ज्ञात हैं।
इस 118 तत्वों के परमाणु भारों का अध्ययन करना है। ठीक है, जितनी इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है यानी धनावेशों की संख्या होती है, उतनी ही ऋणावेशों की संख्या होती है। यही कारण है कि ऋणावेशों और धनावेशों की संख्या बराबर होने के कारण से परमाणु स्वयं उदासीन होता है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। इसमें उपस्थिति दोनों की है, प्लस और माइनस अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा, शून्य। तो ये उदासीन हो जाता है। क्लियर है सबको इतना? तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, प्रोटॉन धनावेश, न्यूट्रॉन उदासीन, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो होता है वह परमाणु भार कहलाता है। जितनी धनावेशों की संख्या होती है उतनी ऋणावेशों की संख्या होती है। धनावेशों की संख्या को एक टर्म और आता है परमाणु क्रमांक, यानी प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इस इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक के आधार पर, चौथा पॉइंट, किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक के आधार पर उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे ये हम लोग आगे देखेंगे। एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब रिमाइंड करा रहे हैं, 9th क्लास की चीज़ है। इसमें होता यह है कि सपोज करो बोरबरी का नियम 9th क्लास में पढ़ी थी। बोर्स मॉडल के अनुसार बोर्स ने एक नियम दिया था 2n² के आधार पर। n क्या था, कोषों की संख्या। कोष क्या है, केंद्रक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाएं जो घूमती हैं उसका नाम दिया गया था K, L, M और N। इस तरह से कोष की संख्या दी गई है K, L, M, N करके। तो प्रथम कोष K है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 1² = 2। L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 2², दूसरा नंबर का है इसलिए 2 लिखेंगे। प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष, जो कोषों की संख्या होती है उसको n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले में हो जाएगा 8, तीसरे वाले में हो जाएगा 18, चौथे वाले में हो जाएगा, इसी तरह से क्रम से बढ़ते जाएंगे 32। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी उन कोषों की क्षमता होती है उतने इलेक्ट्रॉनों को अपने में रखने की। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जा सकता है। क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है, एक एग्जाम्पल कार्बन के लिए है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर लिखेंगे तो बोर के मॉडल के अनुसार क्या होगा, 2n²। पहले कोष में कितने होंगे, 2, दूसरे कोष में 8। तो अभी हम देख रहे हैं पहले कोष में हमने यदि 2 रखा तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4। ये 4 दूसरे कोष में जाएंगे। दूसरे कोष की क्षमता कितनी है, 8 की है। ठीक है, 8 की क्षमता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन है 4। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसमें और इलेक्ट्रॉन डालने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 4 के साथ। तो चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़े कार्बन की जो बात कर रहे थे तो उसमें बताया गया कि कार्बन दूसरे तत्वों के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन अन्य तत्वों के साथ अपने 4 संयोजकता के साथ, 4 इसकी संयोजकता होती है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये केवल परमाणु संख्या के, इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर। अब जब इसकी हम संरचना लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कितना हो गया सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है वो लिखेंगे। और पहले कोष में यहाँ दिखाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, दूसरे वाले में दिखाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अगर याद होगा तो ये सब पढ़ी थी तुमने, ये सारे नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी संरचना, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है।
तो ये कुछ टर्म्स थे पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले। अब आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है डोबेराइनर का त्रिक समूह और न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये दो हैं नहीं, लेकिन फिर भी इसको बताने से पहले थोड़ा सा बताना, परिचय देना आवश्यक होता है कि किसने बना इसको शुरुआत किया था। तो डोबेराइनर का जो आवर्ती वर्गीकरण था उसको त्रिक समूह कहते हैं, ट्रिपल ग्रुप। उसमें उन्होंने किया कि इस तरह से इनका परमाणुओं की व्यवस्था की, तत्वों को इस तरह से रखा कि पहले तत्व और तीसरे तत्व, बीच में दूसरा है, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का जो औसत निकाला जाता है वो ये निकलता है, तीसरा वाला निकलता है। पहले तत्व और यानी दोनों अगल बगल वाले तत्वों के परमाणु भारों को अगर जोड़ दें तो बीच वाले का परमाणु भार निकल जाता है। इस तरह से उन्होंने एक व्यवस्था की, लेकिन यह व्यवस्था सब पर लागू नहीं। तो बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं इसको। तो डोबेराइनर का ये त्रिक समूह जो है गलत हो गया। दूसरा दिया था न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम इसको कहते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम था, उन्होंने दिया था संगीत के सुर में दिया था। संगीत का सुर होता है सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। तो सा को उन्होंने रखवा और आठवां जो है पहले वाले के समान हो गया। 7 तत्वों को रखने के बाद जो आठवां तत्व आया वह तत्व पहले वाले तत्व के साथ समानता रखता था, लेकिन यह भी पूरे पर लागू नहीं हुआ क्योंकि सभी में ये गुण नहीं मिला। तो इस तरह से न्यूलैंड का अष्टक नियम ही गलत हो गया। उसके बाद मेंडलीफ ने आवर्त सारणी, एक सारणी बनाई और उसके आधार पर सबसे पहले रंग के जो वर्गीकरण किया था सिर्फ अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से ये वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर डाले नहीं है, अभी केवल थोड़ा सा बता रहे हैं। तो ये आवर्त सारणी बनाया। उस आवर्त सारणी में अन्य लोगों ने जो भी किया परमाणु भारों के आधार पर बनाया, तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ाया। तो जो तत्व मिलते गए, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, लिथियम का होता है 2, तो इस तरह से परमाणु द्रव्यमान होता है, तो इस तरह से 3 इसका, तो इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने रखना शुरू किया परमाणु भार के आधार पर। तो हुआ क्या, परमाणु भार के आधार पर जो रखा उसमें कुछ तत्व ऐसे मिल गए जो एक ही द्रव्यमान के थे, एक ही परमाणु भार के थे। जैसे कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 20 और आर्गन का होता है परमाणु 40 और आर्गन का भी होता है 40। अब इन दोनों में से किसको पहले रखा जाए, आर्गन को रखा जाए या कैल्शियम को रखा जाए, कहाँ रखा जाए? 40 का कॉलम तो एक ही है, तो उसको कहाँ रखा जाए? तो इस तरह से बहुत सारे तत्व मिल गए। ऐसे तत्वों को समभारी तत्व कहा गया, जिनके द्रव्यमान एक समान थे, जिन तत्वों के द्रव्यमान एक समान थे उनको समभारी तत्व कहा गया। तो अब ये समभारी तत्वों के लिए समस्या बन गई। तो फिर जब अध्ययन किया गया इसके परमाणु क्रमांक, मैंने इसीलिए शुरू में ही बताया कि 2-4 पॉइंट ऐसे जिन पर अध्ययन करना है। तो ये परमाणु भार को हटा करके परमाणु क्रमांक लिया गया। परमाणु क्रमांक यानी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सारणी बनाई गई, आवर्त सारणी बनाई गई। ठीक है, किस आधार पर लिया गया? मेंडलीफ ने परमाणु क्रमांक लिया, क्योंकि परमाणु भार में सभी तत्वों को जगह नहीं मिल रहा था। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर होती है और सभी तत्वों के परमाणुओं का परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। तो इस आधार पर मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई। ठीक, उस आवर्त सारणी में उन्होंने 7 क्षैतिज लाइन खींचे। क्षैतिज मतलब पृथ्वी के समानांतर, पृथ्वी के समानांतर जो लाइन खींची गई उसको उन्होंने कहा आवर्त, पीरियड। ठीक है,
और पृथ्वी के लंबवत लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन खींची उसको कहा समूह। तो जो लाइन इन्होंने खींची 7 समूह और 7 आवर्त और 18 समूह उन्होंने खींचा। 7 आवर्त और 18 समूह खींचा। पुरानी बुक में आपके लिखा हुआ है फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, इस तरह से बटा हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में जो आपकी नई पुस्तक है उसमें पूरा 1 से 18 तक समूह लिखा हुआ है। सबसे आखिरी में जो समूह है 18, उसको पहले शून्य समूह कहा जाता था। वह शून्य समूह या 18वां समूह कहलाता है। अब वही 18वां समूह गया। तो आपकी रिसेंट बुक जो है नई बुक में है, पुरानी अगर उठाएंगी तो उसमें फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी करके लिखा हुआ है। लेकिन अभी जो मिल रहा है उसमें आपको फर्स्ट से लेकर के 18 तक, लास्ट तक, फर्स्ट टू 18 तक आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है। उसमें भी यहाँ जो अब ये स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से है। मैंने एक छोटा सा केवल आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, अगले क्लास में चार्ट लगा दूंगी, आप उसमें देखेंगे। ये स्ट्रक्चर में यहाँ जो तत्व हैं वो एस ब्लॉक के हैं, यहाँ जो है टी ब्लॉक के हैं, और यहाँ जो है डी ब्लॉक के हैं, और नीचे जो है वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है। ये 7 समूह के अलावा उन्होंने अलग से ये 2 श्रेणी बनाई है, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। कौन सा है? लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। यहाँ 58 परमाणु क्रमांक से शुरू होता है। अब जब चार्ट टांगेंगे तो उसमें आप देखोगे कहाँ से कहाँ शुरू होता है। तो ये इनका एक सूक्ष्म मॉडल है। फिर से देखो, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई वो इस तरह का रूप दिया, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थीं, इसीलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नाम तो दिया गया, लेकिन इसका संशोधित रूप जो दिया गया, दीर्घाकार आवर्त सारणी जो बनी है वो मोसले के द्वारा बनाई गई है। जो वैज्ञानिक थे मोसले, इन्होंने इसमें संशोधन किया, लेकिन नाम उन्हीं का होता है, मेंडलीफ का ही होता है। मेंडलीफ की दीर्घाकार आवर्त सारणी ही कही जाती है। इसका संशोधन मोसले ने किया था, और ये संशोधन करके जो चार्ट बनाया वह इसी प्रकार से था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और लैंथेनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी। क्लियर है इतना सबको? इसके आधार पर अब एस, पी, डी, एफ क्या है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है ये, इसलिए इसका आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये इतना इसका आवर्त सारणी हुआ। ठीक। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, क्यों एस, पी, डी, एफ के नाम से जानते हैं। एस, पी, डी, एफ है क्या? एस, पी, डी ये सब स्मॉल लेटर हैं, ये कक्षक कहलाते हैं। ऑर्बिटल्स इंग्लिश में कहेंगे ऑर्बिटल्स, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उनके कक्षकों में वितरित किया जाता है। अब किसमें कितने होते हैं, किसमें कितने होते हैं? जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। ये इसको कहते हैं, ये जो एस, पी, डी, एफ कक्षक के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है इसको ऑफबाउ ने किया था। साइंटिस्ट थे ऑफबाउ, उनका नाम था, उनके सिद्धांत के आधार पर इसका ये हम अगले क्लास में हम लोग को बताएंगे कि ऑफबाउ का नियम क्या। हालांकि तुम्हारे कोर्स में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम बता देंगे कि एस, पी, डी, एफ क्या है। ये आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में है, कोर्स में तो है लेकिन फर्स्ट ईयर में है। अभी 10th में केवल आपको ये जानना है कि ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस संख्या के आधार पर आपको ज्ञात करना होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, जब हम परमाणु क्रमांक के आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, कुछ मोटी मोटी चीज़ें बता रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम उसके आवर्तों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि किस आवर्त में वह तत्व उपस्थित है। सपोज करो कि जैसे सोडियम है,
सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका विन्यास होगा 2 8 1। ठीक है, किस कोष में है? 1 2 3, तीसरे आवर्त में सोडियम उपस्थित है। अब अगर हम देखेंगे अपने आवर्त सारणी में तो तीसरे आवर्त में सोडियम उपस्थित है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, यानी प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन उपस्थित है। ऐसा समझ में? तो इस तरह से परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनों के तत्वों की उपस्थिति किस आवर्त में है, आवर्त सारणी में किस आवर्त में है, किस समूह में है, ये हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इतना स्पष्ट है सबको? ये केवल हमने एक बेसिक नॉलेज दिया आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी में जानना जरूरी होता है। अगले क्लास में हम लोग मेंडलीव की दीर्घाकार ये चीज़ें आप याद कर लोगी। परमाणु तत्व क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, कक्षा क्या है, कितने आवर्त हैं, कितने समूह हैं, कितने ब्लॉक हैं, ये सारी चीज़ें आप याद कर जाओगी। बुक खोलोगी, बुक में खोल करके देखोगी। नई किताब है तो नई किताब में 1 से 18 तक 18वें समूह में जो तत्व है उसको कहते हैं शून्य समूह का तत्व होता है, वह अक्रिय समूह कहलाता है। ठीक है, अगले क्लास में जब हम चार्ट टांगेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कौन सा समूह है, इसका क्या गुण है। तो आवर्त की विशेषता, वर्ग की विशेषता और पूरे आवर्त सारणी की विशेषताएं और क्या इसमें दोष है, ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।